कश्मीर भारत की धरती पे पैदा कर दिए हैं इस सेकुलरिज्म ने और सनातनियों की खामोशी ने, और हमने उनको काउंटर और चैलेंज नहीं किया। इसलिए आज इस सब के बावजूद भी कि देश में एक ताकतवर सरकार है, डिसाइसिव सरकार है, कानून अपना काम कर रहा है, आप उनकी कोशिश देखिए कि वो आज भी इसी कोशिश में लगे हैं कि हम इस बीमारी का इस्तेमाल कैसे इस राष्ट्र के खिलाफ करें। तो वो इस देश में डॉक्टरों की हत्याएं हो रही हैं, पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो ये मानता है कि अगर जिहाद करने के लिए कुछ लोगों की जान भी चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो जिन लोगों को मरना है वो मरना चाहते हैं, लेकिन आपको साथ लेके मरना चाहते हैं। इसलिए सरकार के किसी कानून को नहीं मानने के लिए तैयार है, सरकार के किसी डायरेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी इसी ताकत से आपको डराते रहे हैं कि हम मस्जिद नहीं सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, तो आप डर जाते हैं और गाड़ी खोल के रुक जाते हैं। ये जो आपका रुकना है, अगर आपने इनको सड़कों पे नमाज पढ़ने से नहीं रोका तो याद कीजिए दिल्ली की गोकुलपुरी कॉलोनी में ये सड़क पे घर के सामने नमाज पढ़ते थे, घर के बाद घर के आंगन में पढ़ने लगे, घर की छत पे पढ़ने लगे, और बहुत सारे लोगों को मकान खाली करके जाना पड़ा। हमारा समाज नहीं जागा क्योंकि हम मेरा तेरा में लगे हुए थे। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं आज भारत सरकार से, आपके माध्यम से राजेश भाई, चेतना मंच के माध्यम से, कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत राइट टू रिलीजन का अधिकार है। उस राइट टू रिलीजन के अंदर जो दिया गया है कि आप अपने धर्म की, अपने मजहब की पूजा कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से करना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी नूरुद्दीन और मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने उसमें दबाव डाला, और अगर आप डिबेट देखें 1948 की जो सारी की सारी मौजूद है, उसमें कहा नहीं, राइट टू प्रोपेगेट भी इसमें करा जाए। तो आज राइट टू प्रोपेगेट भी है। मैं मानता हूं कि वो जिस तरीके से संविधान में बहस के बाद आया है, और तमाम वो मुसलमान लीडर जिनका एक बेटा पाकिस्तान चला गया, दूसरे लारी साहब यहां मौजूद रहे, तो आप उन घटनाओं को देखें तो आज आपको लगेगा कि ये जो राइट टू रिलीजन है, इसके जो सब क्लॉज हैं, उसमें कुछ बातें बड़े साफ तौर पे कही गई हैं। उसमें कहा गया है कि आपको अपने धर्म को मानने और उसे उसकी आस्था में रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन राइट टू प्रोपेगेट के साथ में दो बातें कही गई हैं जो भारत सरकार आज कर सकती है। ये इतना फिट केस है आज के संदर्भ में कि आप इस घटना को बेस मानिए और इसके बाद इस पे कार्रवाई कीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि ये जितने भी ये जो राइट टू रिलीजन है, इसके अंदर लिखा गया है कि आप अपने राइट की प्रैक्टिस, रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे प्रोफेस कर सकते हैं, और राइट टू प्रोपेगेट है, आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे जो क्लॉज है उस पे जाइए, उसमें लिखा है ऑल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। लिखा हुआ है दीज द राइट टू प्रोपेगेट, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोफेस इज सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। अगर तबलीगी जमात ये सहारा ले रही है कि हम धर्म का और मजहब का प्रचार कर रहे हैं, तो भारत सरकार को यह पूछना चाहिए कि उसी संविधान में लिखा गया है पब्लिक ऑर्डर। तो आज पब्लिक ऑर्डर क्या हो रहा है? ये जो पुलिस है ये पब्लिक ऑर्डर का काम करती है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। तो आप अपने मजहब के प्रचार की आड़ में तबलीगी जमात ने पूरे देश में जो खेल खेला है, आज पुलिस के ऊपर जो हत्याएं हो रही हैं, जो गोली चल रही है, जो मारा पीटा जा रहा है, ये पब्लिक ऑर्डर में आता है। और मॉरलिटी की बात अगर आप करते हैं तो उसमें मॉरलिटी में ये आता है कि जो डॉक्टर है जिसने शपथ ली है कि वो मरीज किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, वो मरीज जब उसके सामने आएगा तो वो इसका इलाज करेगा। तो इसमें पब्लिक ऑर्डर के बारे में बता चुका हूं मैं कि पूरे मुजफ्फरनगर, मेरठ में क्या हो रहा है, आपने मुरादाबाद में कल देखा क्या हो रहा है। क्या मॉरलिटी के अंदर ये नहीं आएगा कि जो डॉक्टर आपकी रक्षा कर रहे हैं, जो नर्स आपको दवा दे रही है, आप उसके सामने नंगे खड़े हो रहे हैं, आप उसके सामने अश्लील हरकतें कर रहे हैं, आप उस पर कमेंट कर रहे हैं अश्लील। इन दोनों चीजों को बुनियाद देश की सरकार बनाए, और भारत के संविधान में से ये जो राइट टू प्रोपेगेट है, आप अपने मजहब को प्रोपेगेट करते हैं, प्रचार करते हैं। और ये प्रचार कौन से मजहब को करते हैं? ये वहाबियत को करते हैं, ये ईरान वाले को करते हैं, ये सऊदी अरब वाले को करते हैं। इसके ऊपर विचार होना चाहिए और ये सब क्लॉज समाप्त होना चाहिए कि जो मजहब
अपने प्रचार में पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करता है, इमोरल हरकत करता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और तबलीगी जमात के लोग जो पकड़े जा रहे हैं, जिनके ऊपर कई सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये मौका है कि भारत के संविधान में इस क्लॉज को खत्म किया जाए और पुलिस को और डॉक्टरों को प्रोटेक्शन देने के लिए आर्मी को बुलाया जाए। और सन 1965 और सन 1971 की तरीके में जिस तरीके से तमाम नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ये लॉकडाउन नहीं होगा, नागरिक अधिकारों को सस्पेंड किया जाए और सड़कों पे बोला जाए कि देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया जाए। एक कानून बना था उस जमाने, हम सब उसको याद रखते हैं, और उसको याद रखने की एक वजह यह भी है कि भारत के एक राज्य बिहार में एक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आजकल बीमार हैं, लालू प्रसाद यादव। जिन दिनों लालू प्रसाद यादव जेल में थे, उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, और जिन हालातों में जन्म हुआ उन्होंने उसका नाम रखा मीसा भारती। उस समय भारत के अंदर मीसा लगा हुआ था, और मीसा का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उस दरमियान में वो बेटी उनकी पैदा हुई और उनका नाम मीसा भारती रखा। हम लोग मीसा भारती नाम पढ़ते हैं, लेकिन पूछा नहीं मीसा क्या था। आज मीसा को दोबारा भारत में लागू करने की जरूरत है। ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया जाए, जिसके तहत पुलिस के ऊपर कोई भी, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई भी आदमी हाथ उठाएगा, पुलिस को अधिकार होगा उसको शूट करने का। ये देश अब हैंड ग्लव से नहीं चलेगा। ये जो किड ग्लव्स है कि हम नहीं 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 देखिए सबको देखना है, इससे चलने वाला नहीं है। 70 सालों में आपने इस देश को चलाया है, इसलिए आज आप संकट के ऐसे माहौल पे खड़े हो गए हैं कि ना पाकिस्तान को दोष दे सकते हैं, ना बांग्लादेश को दोष दे सकते हैं, ना इस्लामिक वर्ल्ड को दोष दे सकते हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दुश्मन आपके पास है, आपके आधार कार्ड है उसके पास, आपका नागरिक है, वो आपके देश की सब्सिडी लेता है, आपके देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, आपकी नदियों का पानी पीता है, लेकिन इसी देश की नदियों में वो जहर मिलाना चाहता है जो कुंभ में करने की कोशिश की थी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि राजेश भाई इस मुहिम को जारी रखें। मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं देश भर में जो समय समय पे इन घटनाओं के बारे में देश को जागृत कर रहे हैं। न उनका कोई राजनीतिक दल है, न उनकी कोई विचारधारा है, न वो किसी से संबंधित है। अगर उनके मूल में कोई एक चीज है, अगर वो सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक दुनिया भर में ये बात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तो उनके मूल में सिर्फ राष्ट्र है। और राष्ट्र बचेगा तो हमारी संस्कृति भी बचेगी, हमारा धर्म भी बचेगा। और अगर राष्ट्र नहीं बचा तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में जो स्थिति हो रही है, आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो विकास है, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो टेक्निकल खोज है कि आप चांद पे पहुंच गए, आपने फला जेट बना लिया। आज बड़े बड़े जेट बनाने वाले देश, बड़ी बड़ी दुनिया में बातें करने वाले देश जो हैं, नतमस्तक हो गए हैं प्रकृति के इस दौर में। और सिर्फ एकमात्र देश भारत है जो अपनी परंपराओं, अपने साधनों से, अपनी मान्यताओं से, अपने पुरुषार्थ से इस लड़ाई को लड़ रहा है। 130 करोड़ की आबादी का देश, जहां गरीबी है, जहां भुखमरी है, जहां बहुत सारी चीजें नहीं है, हजारों लाखों लोग भूख से प्यासे हैं, उसके बावजूद भी सड़कों पे निकल के देखिए, जो लोग सड़क पे गरीब लोग चल रहे हैं, वो ये कहते हैं हम भूखे हैं, हमें तकलीफ है, लेकिन फिर भी देश की सत्ता सही काम कर रही है। ये बोध हो गया है। लिहाजा हम ये मानते हैं कि हम एक बार मजबूती से जो आपने 1914 में नहीं किया, जो आपने 1914 में नहीं किया, जो आपने 2020 में नहीं किया, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। राजेश भाई मुहिम चलाइए। आपने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो सरस्वती वंदना गाई थी। ये नियम बनाए कि हमारे घर में सरस्वती वंदना होनी चाहिए। ये बताएं बच्चों को कि पैर छूना जो है उसके पीछे साइंस है। ये बताएं बच्चों को कि साइंस क्या है। आज भी हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान से लौटने के बाद बिना नहाए हम घर के और सदस्यों के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। इन्हीं का मजाक उड़ाया जा रहा था। हम खाना हाथ धो के खाते हैं, हम नमस्कार करते हैं। ये पूरे सनातन में जो भी कुछ था, आज इस घटना ने सनातनियों को मौका दिया है कि वो अपनी पुरानी परंपराओं को, जिन्हें भूल गए हैं, जिन्हें कुछ पाखंडियों ने समाप्त कर दिया है, जिन्हें इस देश के लोगों ने एक बनबोना बना दिया है, जिससे हम दूर होते चले जा रहे हैं, इस मौके का फायदा उठाएं।
ये लड़ाई है, ये बीमारी है, राज इसके लिए अपना कोशिश कर रहा है, राज्य जो नियम उठा रहा है, जो कानून बना रहा है, वो राज्य को करने दीजिए। मेरा और आपका काम सिर्फ यही है, इस राष्ट्र को बचाने के लिए सनातन का हाथ जो मजबूती से पकड़ लेगा, जो भी सनातन का हाथ मजबूती से पकड़ लेगा, हजारों करोड़ों साल तक उसे किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग मेरी बातचीत सुनते रहें। मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझसे करें। राजेश भाई। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल लोग पूछना चाहते हैं, 25 से ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया है लेकिन एक सवाल मुझे लगता है कि सब पूछ रहे हैं जी। कि जब तबलीगी लोग अपना इलाज करवाना नहीं चाहते तो सरकार को उनको उनके भरोसे क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए? एक है इसमें राजेश भाई, सरकार में और समाज में फर्क सीखिए। सरकार ने संविधान की शपथ ली है जी, और संविधान की शपथ जो है वो सरकार को ऐसा करने और ऐसा बोलने से रोकती है। मैंने और आपने शपथ नहीं ली हुई है, इसीलिए शायद हमारी बातचीत में जो बेबाकी है, जो कर्नल आर.एस. सिंह की बात में बेबाकी है, जी.डी. बख्शी हैं, ललित अंबरदार हैं, कैप्टन रिजवी हैं, ये इसीलिए है कि हमने कोई शपथ नहीं ली है। हमने शपथ इस राष्ट्र से ली है कि जो आम भारतवासी हैं, हम इसके प्रति उत्तरदायित्व हैं। हम सरकार से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक सरकार है, उसे अंतरराष्ट्रीय मापदंडों का गलत या सही का भी उसे अनुपालन करना होता है। वो किसी विधि विधान से बदी होती है। वो ये तो कर सकती है कि कानून के मुकाबले उनके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन समाज में ये जो एक काम चल रहा है आजकल, जिसे आप सुन रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जी जी, ये सोशल डिस्टेंसिंग से समाज को समझ में आ गया कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो काम आप कर सकते हैं जो सरकार नहीं कर सकती, सरकार की मजबूरियां होती हैं, मैं और आप भी सरकार में होंगे तो बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। हम एक काम जरूर करें, ये बीमारी आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 मई के बाद दोबारा लॉकआउट नहीं होने वाला है, लेकिन 3 मई के बाद इस संकट की चिंताओं को जो आप लोग आज इकट्ठे हुए हैं, इस संकट से लड़ने के बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी है, इसके बाद एंटी सोशल डिस्टेंसिंग को जारी रखिएगा। वाह भाई साहब, लोग ये पूछ रहे हैं जी कि क्या बहुत सारे देशों में ऐसे लोगों का आर्थिक बहिष्कार किया गया, क्या भारत में भी ये रास्ता अपनाया जा सकता है क्या? देखिए, हमारे यहाँ हमारी परंपरा है, गांव में चले जाइए, किसी ने किसी की बेटी को छेड़ा, किसी ने कोई चोरी की, उस सनातनी परंपरा के अंदर ना पुलिस थी ना थाना था। उस सनातनी परंपरा में जो भी उस समाज के नियम बने हुए थे, जो जीवन शैली थी, उसके विरुद्ध जब भी कोई काम करता था तो लोग उसका सामाजिक बहिष्कार करते थे। होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। क्या आज जो मैंने कहा कि देखिए 2 चीजें हैं राजेश भाई, देश को सरकार चलाएगी, सरकार को चलाने दीजिए। सरकार पे दबाव राष्ट्र बनाएगा, लेकिन समाज जो है दबाव बनाता है राष्ट्र को बनाने के लिए। हम राष्ट्र के निर्माण में लगना चाहिए। इसलिए मैंने जो आज आपने बात कही, मैं कहता हूं कि अगर आप अपने घर में देखिए कि कोई बच्चा अगर आपकी बात नहीं मानता है, आप उसे हर प्रकार से समझाने की चेष्टा करते हैं, और जब वो बिल्कुल नहीं मानता है तो हम क्या कहते हैं, भाई छोड़ दो, भाई इसको छोड़ दो, जो ये करना है छोड़ दो, हम इससे आज से कोई बात नहीं करेगा, कोई इसको खाना नहीं देगा, कोई इसको हम करते हैं कि नहीं, हमारे डीएनए में वो है कि नहीं है? तो जब हमने ये सोच रखा है, तो जो बात आप कह रहे हैं ये तो समाज को तय करनी है, सरकार कानून नहीं बनाएगी। क्या आपको सब्जी किससे लेनी है, फल किससे लेना है, आपको तय करना है कि जो परचूनी की दुकान है वो किससे लेनी है। लेकिन आपने धीरे धीरे अपने लोगों को कमजोर कर दिया। आज पूरी सब्जी मंडी किन लोगों के हाथों में है, जो थूक लगा लगा के बेच रहे हैं। फल मंडी किन के हाथों में है, जो थूक लगा लगा के बेच रहे हैं। इस देश के बार्बर की पूरी चेन किसके हाथ में है, जो थूक लगा के बेच रहे हैं। इस देश के प्लम्बर्स का काम किसके हाथ में है, जो थूक लगा के बेच रहे हैं। सवाल यह है कि हमने भी ये मान लिया है, सनातनियों ने, कि सिर्फ हमें सरकारी नौकरी करनी है और कुछ नहीं करना है। अगर देश को बचाना है तो आपके पास जो नॉन वायलेंट तरीका है,
जो गांधी जी ने किस तरीके का इस्तेमाल किया, मेरा उससे बहुत ज्यादा मैं सहमत नहीं हूं। नॉन वायलेंट तरीका है, बिना चिल्लाए, बिना बहुत बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा किए हुए आप बहिष्कार उन लोगों का करिए जो राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और इस राष्ट्र को गजवाए हिंद के माध्यम से दारुल हर्ब से लेकर के दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। जो जिस स्थिति में है, जहां पर भी है, अलग अलग जगह बहिष्कार होना चाहिए। और जो हमारे साथ है, जो राष्ट्र के लिए है, उसका कस के उसका साथ देना चाहिए। लिहाजा ये आपके आज जितने भी साथी आए हैं, दोस्त आए हैं, वो कितना भी करोड़पति हो और कितना भी खरबपति हो और कितना भी हजारपति हो, महत्व इस बात का नहीं है। इस बीमारी ने नहीं पूछा कि कौन कितना एडवांस है, किसकी कितनी BMW है और किसकी कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ये बीमारी सबके लिए है और इस बीमारी ने हम सबको एक मौका दिया है कि हम फिर दोबारा से उसी सनातन की तरफ लौटें। हमारे अंदर भी जो घमंड पैदा हो गया था कि पैसे वाला सब कुछ कर सकता है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, आज अमेरिका में 30 सेकंड में एक मौत हो रही है। कल सुबह सुबह 7 बजे भारतीय समय के अनुसार अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े ग्रुप को मुझे संबोधित करना है। वहां के लोग चिंतित हैं और ये पूछ रहे हैं कि आप जिस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हम क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं। मैंने कहा, आपने अपने आप को इस तथाकथित साइंस के इतना सुपुर्द कर दिया है कि आपके अंदर की जो शक्ति है रेजिस्टेंस की, वो समाप्त हो गई है। भारतीयों की शक्ति अभी भी रेजिस्टेंस उनमें बाकी है और यही मत कीजिए, ये एंटी सोशल डिस्टेंसिंग को जारी रखिए। समाज में जिन लोगों ने इस राष्ट्र को चोट पहुंचाई है उनका बायकॉट कीजिए, लेकिन साथ साथ हम तमाम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि जिस देश ने इसको पैदा करके दुनिया में फैलाया है, उस राष्ट्र का भी बहिष्कार होना चाहिए। ये जो गणेश जी और जो लक्ष्मी जी, जो हमारा परंपरागत एक कुम्हार बनाता था, ये पड़ोसी देश से आने लगे हैं और हम 10 पैसे के लालच में बचाने के लिए हम अपने उस परंपरागत उस ट्रेडिशनल कुम्हार से नहीं खरीदते। उस देश ने 5 रुपए में भी आपको गणेश जी और सरस्वती बेच दिए, हम उसको अपने घर में लाते हैं। किसकी इकोनॉमी मजबूत करते हैं? जो देश के दुश्मन देश हैं, जो देश के गद्दार लोग हैं, किसकी इकोनॉमी मजबूत करते हैं? तो ये बाइकॉट सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं रहना चाहिए। अगर कोई राष्ट्र जिम्मेदार है तो राष्ट्र है चाइना, उसका भी खुलकर विरोध होना चाहिए, लेकिन ये काम साइलेंट होने चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए। जी राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है और मैं ये चाहूंगा बड़े भाई साहब पुष्पेंद्र जी, एक आज संतोष नहीं हुआ, 2-2.5 घंटे का एक बड़ा सेमिनार करना चाहता हूं जिसमें लोग सवाल जवाब भी कर सके। आज सवाल जवाब मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा आपसे। मैं चाहूंगा कि आप एक दिन समय दे, हमको लंबा समय दें। कभी भी ले लें, कोई बात नहीं। हम तो इस वक्त हम ये बहाना नहीं बना सकते ना कि हम बिजी हैं। 350 लोग आपको इस समय सुन रहे हैं। क्या बात है। इज ए प्लेजर, इज ए ऑनर टू मी दैट अर्ली इन द मॉर्निंग आई एम। अच्छा, जब आप लोग बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब आप सब बात करते, मुझे लग रहा था मैं किसी पार्क में आ गया हूँ। सब लोग मिल गए और आप सोचिए कि मैं तो घर के नीचे नहीं उतर पा रहा। मेरे को देश भर से लोगों ने कह दिया कि कुछ हो जाए आप मत उतरिएगा, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। लोगों को बड़ी चिंता है और मैं उनसे कहता हूँ ये आपका प्यार है और मैं सच में घर से नीचे नहीं उतर रहा। जो भी कुछ है मैं घर के ही अंदर हूँ, लेकिन आप इसको दोबारा करें, फिर करें और जब करें। चेतना मंच में तो जब मैं पहली बार आया था तभी मुझे लगा कि यही वो समाज है जिसे जगाना है। अगर इसमें से एक जग गया तो देश जग जाएगा, क्योंकि गरीब का बच्चा अगर जगेगा या बिगड़ेगा तो एक परिवार बिगड़ता है और एक परिवार बनता है। अमीर का बच्चा बिगड़ जाता है तो राष्ट्र बिगड़ जाता है। क्या बात है। भाई साहब, लोग पूछ रहे हैं कि आपसे कैसे जुड़ सकते हैं वो लोग। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि अभी मैं एक सीरीज ये कर रहा हूं राजेश भाई, कि एक हमारा फेसबुक पेज है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी भाई साहब, उसके माध्यम से हमने एक सीरीज ये शुरू की है कि मैं बोला 11 तारीख को करीब उसमें 1 घंटे तक पूरे देश भर में 1,70,000 लोग जुड़े उससे। उसके बाद में फिर कैप्टन सिकंदर रिजवी बोले 14 तारीख को। आज शाम 17 तारीख है आज शाम 5 बजे ललित अंबरदार जो हैं, जिनको आप अक्सर टेलीविजन पे देखते रहते हैं, जिनका पूरा घर जला दिया गया, जिनको भाग करके कश्मीर से आना पड़ा, और बहुत ही डैशिंग आदमी है, पढ़े लिखे, आप इंजीनियर हैं, डिजाइनिंग इंजीनियर हैं, जीवन अपना जी रहे हैं, अपनी परेशानियों को साझा नहीं करते। वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ फेसबुक पेज पे 5 बजे लाइव रहेंगे।
2 दिन के बाद 19 तारीख को संडे को स्वर्गीय वीर सावरकर के ग्रांड नेफ्यू रंजीत सावरकर उस पे लाइव रहेंगे। इस तरीके से मैं उस पेज पे RSN सिंह साहब भी आएंगे, उस पे पंडित सुशील पंडित भी आएंगे, उस पे प्रोफेसर कपिल कुमार भी आएंगे जो हिस्ट्री के हैं। ये तमाम जिन्होंने, आपको पता है लाल किले में सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम बनाया है प्रोफेसर कपिल कुमार, इन तमाम सब लोगों से मैंने कहा है कि कुछ नहीं आपको करना है, मैं यहीं से आपको पेज का एडमिन बनाऊंगा और आपको अपनी बात कहनी है, क्योंकि इस वक्त लोग घर में हैं और आपको सुनना चाहते हैं कि टीवी पे सुनते सुनते कोरोना से लोग भी बहुत बोर हो चुके हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब हम मिलकर, मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने सवाल पूछने थे, समय की सीमाओं की वजह से नहीं पूछ पाए, लेकिन जल्दी ही भाई साहब को दोबारा से बुला के 2.5-3 घंटे का सेमिनार करेंगे और आपकी सब जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करेंगे। कल का सेशन बिजनेस सेशन है और बिजनेस एंड लॉकडाउन F&Q, इसके ऊपर एडवोकेट संजय जैन हमसे बात करेंगे। कल समय पर आप लोग आ जाइएगा। मेरी फेसबुक पर इस सेमिनार का लिंक रहता है कवि राजेश चेतन पर, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। पुष्पेंद्र भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन भैया शांति पाठ प्ले करो। एक राजेश भाई 1 मिनट लूंगा आपका। लीजिए भाई साहब, लीजिए। राजेश भाई 1-2 मिनट में, ये आप सबको नजर आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये क्या है, कभी नहीं सोचा होगा। 2 मिनट लूंगा क्योंकि मैं हर बार बताता हूं, क्योंकि हम सब लोगों को कुछ पता होना चाहिए। बताइए। 1957 में भारत की पार्लियामेंट में इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि भारत का पक्षी होगा, भारत का एनिमल होगा, भारत का फूड होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, राष्ट्रीय गीत होगा, लेकिन भारत का कैलेंडर कैसा होगा। जी। इस पे चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये पास हुआ 1957 में कि भारत का कैलेंडर सतसंवत से होगा। अच्छा। और ये कहा गया कि यही कैलेंडर सरकार जारी करेगी। लेकिन कौन वो लोग थे, किसकी साजिश थी कि सतसंवत का कैलेंडर नहीं जारी होता और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, जो इंग्लिश कैलेंडर है, जिसका भारत और साइंस से कोई मतलब नहीं है। और मैं तो इसको कहता हूं कि एक सेकुलर देश के अंदर किसी मजहब के रहनुमा के नाम से कैसे हो सकता है, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट से कैसे कैलेंडर हो सकता है। तो हमने औरंगाबाद में बहुत बुजुर्ग 80-80 साल के लोगों की मदद से देश में पहला भारत की पार्लियामेंट में पास किए हुए कैलेंडर को प्राइवेटली जारी किया है। और इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी दीवार पर यह कैलेंडर नहीं है, ये सनातन क्रांति है। इस कैलेंडर के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, औरंगाबाद में अभय मराठे जी हैं, 80-82 साल के, लड़ रहे हैं। भारत के रिजर्व बैंक ने यह ऑर्डर कर दिया है कि जो भी चेक सतसंवत से देगा उसे लिया जाएगा। वोडाफोन कंपनी भी मुकदमा हार गई हम लोगों से, उसने कहा हम भी लेंगे। इस देश में हमें इस पे मुहिम चलानी चाहिए। और ये जो कंपनियां हैं जहाज उड़ाने वाली, जो गंदे कैलेंडर बनाती हैं जिसे नेता लेने के लिए लाइन लगाते हैं, ये कैलेंडर आपके घर में होगा तो आने वाली जनरेशन सनातन की तरफ गर्व करेगी। इसलिए इस कैलेंडर को प्राप्त करने के लिए भी मैं अपने लिंक के साथ में पता भेजूंगा। वो लोग इसको देख रहे हैं, मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि आम लोगों तक पहुंचा देना। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मजा आया। और सारी बात यह है कि आज आपने मुझे सुबह सुबह उठा दिया। थैंक यू वेरी मच। शांति पाठ। अच्छा ठीक है, मैं बैठा हूँ। जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। बजाइए।
सबको अनम्यूट कर दो, सबको अनम्यूट कर दो। आवाज नहीं आ रही है। राम राम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार श्री राम सभी को। बहुत अच्छा लगा सर। रविवार को भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। लाइव बंद कर दो, लाइव बंद कर दो। क्या विचार है बताइएगा।